आप सभी का मेरे चैनल जोग्राफी बाई पवन सर में आप सभी का स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, एनसीईआरटी 6 क्लास का 5 चैप्टर पृथ्वी के परिमंडल। पृथ्वी के परिमंडल से आज से पृथ्वी के जो चारों ओर गैसीय आवरण है, जीवमंडल है, भूमंडल है, जलमंडल है, वायुमंडल है, उन सभी का मिश्रण है। ठीक है, तो पृथ्वी के परिमंडल में यही प्रमुख है कि पृथ्वी परिमंडल है कितने। तो पृथ्वी के परिमंडल है 4। पृथ्वी के 4 परिमंडल है। परिमंडल में पहला है भूमंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। और जो चौथा है इन्हीं का मिश्रित रूप जीवमंडल। जीवमंडल, ठीक है। भूमंडल पहला बिंदु है भूमंडल। भूमंडल से आशय है पृथ्वी के ऊपर जो ठोस धरातल पे, पृथ्वी के जो ठोस धरातल है उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूमंडल में महाद्वीप, महासागर इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, भूमंडल में पृथ्वी का ही वर्णन किया गया है। इसमें स्थलीय भाग, जलीय भाग, वायुमंडलीय भाग सभी का मिश्रण रूप है। भूमंडल में पृथ्वी के जो ठोस धरातल है उन्हीं का वर्णन किया गया है भूमंडल। तो हम इनका क्रमवाइज वर्णन करेंगे और अध्ययन करेंगे एक्सप्लेन करके अच्छे से। पहला टॉपिक भूमंडल, फिर वायुमंडल, फिर जलमंडल, फिर जीवमंडल। ठीक है, इनको मैं बता दूं, जो प्रमुख तो 3 मंडल है और इन्हीं का जो मिश्रित रूप है वो ही जीवमंडल है। जीवमंडल इसलिए है क्योंकि इन पर जीवन का, अपने जो मानव समाज है उनका जीव मंडल से ही नाता है। भूमंडल, वायुमंडल, जल मंडल के मिश्रण से ही मनुष्य यहाँ पे जीवन यापन कर सकता है। अगर इसमें से किसी एक मंडल का भी मिश्रण नहीं हो तो अपना जीवमंडल संपन्न नहीं होगा। अपने मानव जीवन यहाँ पे उत्पत्ति न जीवन काल रह सकता है, न उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो हम क्रमवाइज इनका अध्ययन करेंगे। पहला है भूमंडल। जैसा कि मैंने बता ही दिया है, भूमंडल में अपन पृथ्वी के जो ठोस धरातल है उस पर पृथ्वी के जलाशय वगैरह इनका अध्ययन करेंगे। जो जलाशय में जो नीचे गर्त है, एक समतल है, महासागर हो चाहे महाद्वीप हो, सभी में भूमंडल ही है। भूमंडल 2 चीजों से मिलकर बना, एक तो महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। महासागरीय बेसिन। महाद्वीप, अपनी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीपों का वर्णन किया गया है। और महासागरीय बेसिन से आशय है, जैसे महासागर है, महासागरीय, अगर महासागर से अपन जल का रिमूव कर दे, जल को हटा दे, तो वहां पे एक तल बनता है। जो नीचे का तल होता है वो बेसिन कहलाता है, महासागरीय बेसिन। क्योंकि जल भी तो एक स्तर लेयर पर ही टिका हुआ है। तो भूमंडल अपना 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो महाद्वीप, एक महासागरीय बेसिन। वैसे तो ये दोनों का अर्थ एक ही है कि धरातल से। अपन भूमंडल में महाद्वीप पर रहते हैं तो महाद्वीप में तो अपने स्थल भाग अपने को दिखाई देता है। और जो महासागरीय बेसिन है, महासागर के अंदर अपने जो स्थल भाग पे वहां पे जल जलाशय वगैरह, नदी वगैरह इनका देखता है। लेकिन जो अंदर गर्त है, जो खड्डा है, जहां इसकी लेयर है नीचे की, वो एक धरातल के रूप में ही है। ठीक है, तो भूमंडल है महाद्वीप और महासागरीय बेसिन के बारे में बताया गया है। इन्हीं दोनों का मुख्य है। अब महाद्वीप के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप अपने विश्व में, अपनी जो ग्लोब वगैरह, इसमें जो महाद्वीप वगैरह इनका वर्णन किया गया है अच्छे से। तो महाद्वीप अपने 7 है। ठीक है, पहला महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप संपूर्ण महाद्वीपों का 1/3 हिस्सा है। जो अपनी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों में 1/3 हिस्सा एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के ही पश्चिम में यहाँ पे यूरोप है।
यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला पर्वत है वो यूराल पर्वत है। ठीक है, यूराल पर्वत। एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाला है ये यूराल पर्वत है। और दोनों का जो सम्मिलित रूप देखा जाए तो यूरोप और एशिया को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया का जो सम्मिलित रूप है वो यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया में यह है कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप आ जाते हैं। यूरोप एशिया का बहुत छोटा हिस्सा के रूप में महाद्वीप है। एशिया बड़ा है, संपूर्ण महाद्वीपों में 1/3 हिस्सा एशिया का है। और एशिया में ही अपने भूमंडल का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। ठीक है, जो अपने एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है 8848। उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, क्योंकि अब जो करंट में है इसकी जो हाइट है 8850 मीटर है। अपने संपूर्ण भूमंडल में जो सबसे ऊंचा स्थान है माउंट एवरेस्ट चोटी है। माउंट एवरेस्ट चोटी एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में है तो इसकी जो लेंथ है 8850 मीटर है। अब एशिया महाद्वीप का एक और बिंदु निकलता है कि एशिया महाद्वीप से एक रेखा निकलती है। ठीक है, कर्क रेखा जिसे अपन बोलते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, वो इस प्रकार निकलती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से एक कर्क रेखा मतलब एक रेखा निकलती है 23.5 डिग्री, जो लगभग इंडिया के मध्य से निकलती है। एशिया महाद्वीप में एक ही कर्क रेखा निकलती है, एक रेखा निकलती है जिसे कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री। रेखा है तो अपने 180 है, लेकिन जो मेन रेखा है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा इन्हीं का है, क्योंकि सूर्य का जो इन्वायरमेंट है पूरा दो ही कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का ही है, क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही पड़ती है। सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया। एशिया के बाद अपन बात करते हैं अफ्रीका की। दूसरे नंबर का है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और यह इकलौता महाद्वीप ऐसा है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। सातों महाद्वीप में एक इकलौता महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। और एक बात तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और सीधी किरणें जहां पड़ती है वहां तापमान अधिक रहता है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, क्योंकि इसमें तीनों रेखा है और तीनों रेखाओं के मध्य में ही सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा तापमान रहता है, और इसी की वजह से यहाँ पे एक सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो अपने पृथ्वी की है सबसे लंबी नदी नील नदी, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नील नदी। तो अफ्रीका के 2-3 बिंदु बन गए, एक तो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका से गुजरती है। एशिया के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसी के अंदर सहारा मरुस्थल है, और अपनी पृथ्वी की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। यहाँ पे है लगभग नील नदी है, और इसके जो एटलस पर्वतमाला है ये यहाँ पे है। ठीक है, एटलस पर्वतमाला। एक बिंदु ये हो गया कि अफ्रीका महाद्वीप में ही एटलस पर्वतमाला है यहाँ,
और जो एक बिंदु और होता है इसका कि कर्क रेखा के उत्तर में ही सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप का भूभाग आता है। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के उत्तर में ही सर्वाधिक भूमंडल है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में कम भूमंडल आ रहा है। तो कर्क रेखा के ऊपर सर्वाधिक भूमंडल है अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप में एक तो हो गया एटलस पर्वतमाला, एक हो गया सहारा मरुस्थल, एक हो गया पृथ्वी की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, और तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। अब तीसरा जो महाद्वीप है सबसे बड़ा वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो तीसरा नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक तो रॉकी पर्वतमाला है, रॉकी, एक अपलेशियन, ये जो पर्वतमाला का मैं नाम बता रहा हूँ ये अपने इसी चैप्टर में बताई गई है और ये ज्यादातर एग्जामों में, कॉमन एग्जामों में, सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में आते रहते हैं। एटलस का, सहारा मरुस्थल का, नील नदी का, रॉकी पर्वतमाला का, अपलेशियन पर्वतमाला का। तो इसको ध्यान रखना क्योंकि ये जो है ज्योग्राफी की बेसिक चीज है। आप इनको अच्छे से अगर अभी से समझ लोगे तो आगे फाउंडेशन में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो तीसरा नंबर का हो गया उत्तरी अमेरिका। चौथा नंबर का जो अपना महाद्वीप आता है वो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ये चौथा नंबर, चौथा नंबर का। इससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। ये लगभग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। एक छोटा हिस्सा यहाँ से स्थल मंडल से मिला हुआ है और इसलिए इसको स्थल मंडल से मिला हुआ है, इसलिए ये जो भाग है जहाँ से पनामा नदी निकलती है, पनामा नहर निकलती है, ये एक स्थल संधि के रूप में जाना जाता है। स्थल संधि, अपने दो वर्ड आते हैं, एक तो स्थल संधि और एक जल संधि। स्थल संधि और एक जल संधि, दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, तो संधि तो ये कॉमन है कि दोनों का अर्थ होगा जोड़ना। स्थल से मतलब है थल से, मतलब दो भाग बड़े स्थल भूभाग के होंगे, उनको जोड़ने वाला। अब देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका है, एक दक्षिणी अमेरिका है, दोनों महाद्वीप है, दोनों स्थल भूभाग है और दोनों को जोड़ रहा है ये जो है टनल, ये दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए इसे स्थल संधि कहेंगे। और जल संधि मतलब दोनों ओर बड़े भूभाग कि चारों ओर, तो मतलब दोनों ओर तो ये जल, इसी तरह मान लो कि अगर ये महाद्वीप है और ये महासागर है कोई, ये दोनों को अगर ये टनल जोड़ रहा है तो ये जल संधि के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, ये दो वर्ड है जो अपने आते रहते हैं, स्थल संधि, जल संधि। और एक और है दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, एटलस अफ्रीका में हो गई, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, ये एक प्रमुख पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है एंडीज पर्वतमाला को, और ज्यादातर एग्जामों में आते रहता है एंडीज पर्वतमाला। इसमें पृथ्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी है अफ्रीका में, और जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें पृथ्वी की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ से अमेजन नदी निकलती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेजन नदी, अमेजन नदी। देखो अब एक बात का कंफ्यूजन हो रहा होगा सर कि लंबी नदी और बड़ी नदी में अंतर क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि जो बड़ी नदी है, बड़ी नदी तुम्हारी होगी अमेजन, और जो छोटी नदी है, जो लंबी नदी है,
गई नील नदी। दोनों में अंतर इस प्रकार है कि जो लंबी नदी है उसका अपवाह क्षेत्र लंबा है, कि कोई भी नदी है उसका जो अपवाह क्षेत्र है, जो लेंथ है, जो लंबाई है, जो ज्यादा लंबा है, ठीक है। मतलब जैसे कोई नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र इस प्रकार इतना लंबा है, और कोई नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र चौड़ाई में ज्यादा है, ठीक है, और लंबाई में यहीं तक है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं अपन कि जो सबसे बड़ी नदी है वो तो होगी अपनी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में, और जो सबसे लंबी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की नील नदी। तो आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बड़ी नदी और लंबी नदी में, ठीक है। लंबी नदी का प्रश्न आया तो नील नदी है वो अपने अफ्रीका महाद्वीप में है, और जो बड़ी नदी है वो दक्षिणी अमेरिका में, अमेजन नदी। एशिया हो गया सबसे बड़ा, अफ्रीका दूसरा नंबर पे, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर मनुष्य निवास नहीं कर सकता। अब किसान की क्यों नहीं कर सकता, तो मैंने बताया कि यहाँ से जो मकर रेखा निकलती है अफ्रीका से, ठीक है, तो ये अफ्रीका के दक्षिण में है, मतलब ये मकर रेखा के दक्षिण में है, और मकर रेखा के दक्षिण में है तो यहाँ पे सूर्य किरणें तिरछी पड़ेगी, और तिरछी किरणें पड़ेगी अगर सूर्य मकर रेखा पर ही तो ही अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 मंथ दिन होगा, और अगर सूर्य की किरणें, सूर्य उत्तरायण में है, कर्क रेखा पर है, तो प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ेगी नहीं, यहाँ पे 6 महीने पर रात होगी। और यहाँ पे ये जो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये दक्षिणी बीचों बीच से जो रेखा निकलती है अंटार्कटिक व्रत के रूप में, जो ये दक्षिणी ध्रुव में आता है, दक्षिणी ध्रुव में आएगा, इसका मतलब ये है उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का, यहाँ पे बर्फ की मोटी लेयर होगी, बर्फ की मोटी लेयर होगी तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। फिर भी अपने काफी देशों ने यहाँ पे अनुसंधान वगैरह चलते रहते हैं, तो अपने इंडिया के 2 अनुसंधान जो प्रमुख चले यहाँ पे, एक तो है मैत्री और दूसरा है गंगोत्री। ये 2 ही अनुसंधान है। अब करंट में तो और भी बढ़ गए होंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 ही अनुसंधान है, यहाँ पे अनुसंधान वगैरह ज्यादा होता है अंटार्कटिक महाद्वीप, यहाँ पे मनुष्य निवास नहीं करता, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। यूरोप का मैंने बता ही दिया, इतना ही है उसमें, बस इसका ये हो गया करना कि इसके तीनों ओर जल है, यहाँ तक जल है तीनों ओर। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये महाद्वीप एक 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इस महाद्वीप को आप देख भी रहे होगे, इसके चारों ओर जल है, तो इसे महाद्वीपीय भी बोला जाता है। अगर प्रश्न ऐसे उठे कि महाद्वीप कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपीय के रूप में जाना जाता है, तो वो महाद्वीपीय के रूप में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। स्थलमंडल में, और ये जो भाग है वो है ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड। और ये यहाँ पर डेनमार्क देश है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ डेनमार्क देश है, उस डेनमार्क का ये अधिकार है यहाँ पे ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो भूमंडल में तो अपने एशिया महाद्वीप आ गया, इसको मैं रिवाइज में करा देता हूँ। एशिया महाद्वीप आ गया सबसे बड़ा, ये पूरे महाद्वीप का 1/3 हिस्सा आता है। इसके जो पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है, इसके जो दक्षिण में है या हिंद महासागर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों यूरोप और एशिया को जो अलग करने वाला है वो यूराल पर्वत है। दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसमें सहारा का मरुस्थल है, इसमें एटलस पर्वतमाला है। ये महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा।
कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा। ठीक है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। रहता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रॉकी पर्वतमाला, अप्लेशियन पर्वतमाला। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में पृथ्वी की जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, एंडीज पर्वतमाला है। उसके बाद अपना महाद्वीप आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ये है कि यहाँ पे मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, यहाँ पर अनुसंधान वगैरह होता है, और यहाँ पे बर्फ की मोटी परत के रूप में है। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में आता है, दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध में। उसके बाद यूरोप का तो तीनों ओर जल है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके भी तीनों ओर जल है। ठीक है, भूभाग का जो भूमंडल का है अपना महाद्वीप ये, वो तो अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं महासागर के बारे में। तो दूसरा बिंदु आता है वो महासागर का आता है। अपनी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। 5 महासागर में सबसे बड़ा महासागर आता है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, देखो मैं एक बात बताता हूँ, पृथ्वी अपनी गोल है और ये अपन एक समतल लेयर के ऊपर मानचित्र बनाया हुआ है। समतल लेयर पे तो इसको अपन ऐसे इस हिसाब से फोल्ड करेंगे तो प्रशांत महासागर दोनों ओर है, क्योंकि इसका एरिया दोनों का, एशिया का और उत्तरी अमेरिका का दोनों का उत्तरी छोर मिलाएंगे तो एक वृत्त के रूप में है प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर दोनों ओर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इसमें प्रशांत महासागर में एक चीज और है कि भूमंडल का सबसे ऊंची चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट आ गया 8850 मीटर। और जो प्रशांत महासागर है इसमें सबसे जो नीचा गर्त है, इसे मेरियाना गर्त भी कहते हैं, मेरियाना गर्त। गर्त का मतलब होता है खड्डा, और मेरियाना गर्त की जो लेंथ है वो है 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है जो उसकी लेंथ है 11,022 मीटर। ठीक है, भूमंडल का सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट, और जो गर्त हो गया वो प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर। उसके बाद दूसरे नंबर का आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को देखो, ये इंग्लिश में एस आकार का ये महासागर है। इस प्रकार आपको दिखाई भी दे रहा होगा मैप में, इस प्रकार एस आकार का महाद्वीप है, एस आकार का महाद्वीप है। और ये महाद्वीप, ये महासागर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। ये महासागर 4 महाद्वीपों के बीच से गुजरता है और चारों महाद्वीपों को एक महासागर के रूप में जोड़ता है। ठीक है, जो अटलांटिक महासागर है ये इंग्लिश का एस आकार का वर्ड है जिसके आकृति का बना हुआ है। अब इसमें आपने ये देखी होगी, इसमें सबसे ज्यादा प्राकृतिक बंदरगाह है। देखो ये एक बंदरगाह है, ये बंदरगाह, इसकी जो लेयर है देखो, ये बंदरगाह, ये बंदरगाह, ये बंदरगाह, ये बंदरगाह। जो अटलांटिक महासागर है इसके जो तट है इस पे सबसे ज्यादा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है एक रीजन, दूसरा रीजन कि ये 4 महाद्वीपों को जोड़ता है। 4 महाद्वीपों को जोड़ेगा तो व्यापार का माध्यम क्या होगा? जल, और जल मार्ग होगा व्यापार का। तो यहाँ पे कौन सा महासागर हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। महासागर में सबसे जो व्यस्तम जल मार्ग के रूप में जाना जाता है वो अटलांटिक है। व्यापार के क्षेत्र में सबसे प्रमुख महासागर है वो भी अटलांटिक महासागर है। इसके ऊपर प्राकृतिक बंदरगाह बने हुए हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का हो गया अटलांटिक महासागर। तीसरा नंबर का है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर
देखो दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर के दक्षिण में है, प्लस में अटलांटिक महासागर को लगभग चारों ओर से ऊपर देखो, दक्षिणी महासागर के लगभग सभी क्षेत्रों में जल का आवरण है इसका, ठीक है। अटलांटिक महासागर के जो चारों ओर लगभग दक्षिणी महासागर का है, और यहाँ पे जल है जो ये दक्षिणी महासागर का है। अफ्रीका के दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, अटलांटिक महासागर के भी दक्षिण में है। अब जो चौथा महासागर है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर ये नॉर्थ में है, पृथ्वी के परिमंडल में, पृथ्वी के परिमंडल के नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है, ये दक्षिणी महासागर है। अब एक कंफ्यूजन ये आता है कि आर्कटिक महासागर सर नॉर्थ में है या फिर साउथ में है, अंटार्कटिक महाद्वीप है या महासागर है। फिर एक कॉमन वर्ड इस प्रकार हो जाए इसके लगभग सा अटलांटिक, अटलांटिक महासागर है या महाद्वीप है। देखो अंटार्कटिका, इसमें सबसे ज्यादा वर्ड यूज हो रहे हैं, और अंटार्कटिका से बाहरी का भी माध्यम सा आभास होता है, अंटार्कटिका टिका हुआ, ठीक है। अंटार्कटिका मतलब टिका हुआ, जो लेयर में जो दक्षिणी भाग, किसी वस्तु का जो दक्षिणी भाग होता है उसी लेयर का सरफेस होता है, लेयर के साथ साथ होता है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये महाद्वीप है, और आर्कटिक महासागर है, और अटलांटिक भी महासागर है। अब जो पांचवा महासागर है वो है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर की है, इसकी जो आकृति है लगभग त्रिभुज के आकार की, देखो त्रिभुज के आकार की आकृति है हिंद महासागर की। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका देश के ऊपर नाम है। और अब आप इससे कुछ अनुमान भी लगा सकते हो कि अपना जो भारत है प्राचीन काल में कितना व्यापारिक क्षेत्र में आगे होगा, जिसके नाम पर ही एक महासागर है। आप इन सारे महाद्वीपों में देख लो, ऐसा कोई सा महाद्वीप नहीं है जिसका नाम देश के ऊपर हो, सिर्फ एक हिंद महासागर को छोड़कर। तो अपनी प्राचीन काल से ही भारत की उत्कृष्ट श्रेणी में ही व्यापार क्षेत्र रहा है, ठीक है, हिंद महासागर। देखो एशिया महाद्वीप के बारे में, सातों महाद्वीप के बारे में बता दिया है, महासागरों के बारे में बता दिया है आपको। और अगर इनको अच्छे से करना है ना, तो ये सबसे बेस्ट काम ये है कि आप डायग्राम बनाओ, वर्ल्ड का मैप बनाओ, उसमें इन चीज़ों को दर्शाओ खुद के हाथों से। अब दर्शाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद को कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और जो ये मैं बता रहा हूँ ना, अपनी एनसीईआरटी में यही प्रमुख है, इनके अलावा है नहीं इतना। और इनका आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इन्हीं चीज़ों को समझना है जो मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना भूमंडल का तो ये हो गया, ठीक है, भूमंडल का ये पूरा टॉपिक हो चुका है। अब आता है दूसरे नंबर पे जलमंडल। जलमंडल का महासागर तो मैंने बता ही दिए, ठीक है। जलमंडल, जलमंडल, जलमंडल से यहाँ से जो अपनी पृथ्वी है उसके ऊपर पूरी पृथ्वी पे 1/3 भाग जल, 3/4 भाग जल है। अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जलमंडल का है, सबसे ज्यादा जलमंडल है। इसी जलमंडल की वजह से जो महासागर है, महाद्वीप है, महासागर है, जलाशय है, अपनी पृथ्वी के ऊपर तालाब वगैरह, नदी, हिमनदियां, ठीक है, झरने वगैरह, ये सब जलमंडल में आते हैं। जो जल का भाग है, जल आब मतलब जल क्षेत्र है, वो जलमंडल में आता है। जलमंडल में, जलमंडल मतलब अपनी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल का आवरण होने की वजह से ही
वहां पे अपनी पृथ्वी को, सौर मंडल के चैप्टर में मैंने बताया था कि अपनी पृथ्वी नीला इसी कारण दिखाई देती है, सबसे ज्यादा अपने यहाँ पृथ्वी में जल का आवरण पाया जाता है, मतलब जल है सबसे ज्यादा, अधिकांश जल होने के कारण ही जलमंडल, ये अपनी पृथ्वी है जो नीली दिखाई देती है। अब उसके बाद जलमंडल हो गया, अब बात करते हैं अपन वायुमंडल की। बात करेंगे अपन वायुमंडल की। वायुमंडल देखो, अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण पाया जाता है। वायु का आवरण की वजह से अब वायु में गैसें होती है, गैस। अपने वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन का निवास है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कारण अपनी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो जीवों में वृद्धि होती है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है, ठीक है। जीवों का जो वृद्धि में जो सबसे ज्यादा उपयोगी है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का वृद्धि में इंपॉर्टेंट है, भाग फैक्टर काम करता है। और ऑक्सीजन में उनके विकास के लिए, मतलब उनके जीवन यापन के लिए, जो भी जीव, बैक्टीरिया हुआ, मनुष्य हुआ, पादप हुआ, ये सभी, इनको नाइट्रोजन तो वृद्धि के लिए चाहिए और ऑक्सीजन विकास के लिए चाहिए, मतलब जीवन के लिए। और जो 0.03% में आती है CO2 गैस या अन्य गैस। CO2 गैस का मेन फैक्टर काम क्या करता है वायुमंडल में? अपनी पृथ्वी है, सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ी, वह परावर्तन के बाद वापस लौटती है, तो वायुमंडल में जो गैसें होती है, अपने क्षोभ मंडल है, वो उनको वापस जाने से रोकती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने पृथ्वी के चारों ओर इन्वायरमेंट में एक लेयर के रूप में काम करती है, जिसके कारण अपने जो पृथ्वी है वो ताप बाहर उत्सर्जन नहीं कर पाती, और जिससे भूतापीय मतलब भूमि की जो ताप वृद्धि है हो जाती है। CO2 के कारण है, CO2 जो गैस है उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता और अपनी पृथ्वी में एक ताप के रूप में, लेयर के रूप में काम करती है, जिससे ही भूमि की ताप की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। वायुमंडल में है। वायुमंडल में बात करते हैं, वायुमंडल में कितने मंडल है, ठीक है। वायुमंडल तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं हम, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल तो स्टार्टिंग का मंडल है वो है क्षोभ मंडल। उसके बाद जो दूसरा मंडल आता है वो आता है समताप मंडल, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे जो मंडल आता है वो आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल। जो चौथा मंडल आता है वो आता है आयन मंडल। और पांचवा मंडल आता है वो आता है बहिर्मंडल। देखो, स्टार्टिंग का जो मंडल है वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है,
उसके बाद आयन मंडल है और उसके बाद वायुमंडल है। ठीक है, अपनी जो पृथ्वी है उसके 5 प्रकार के मंडल है। अपनी पृथ्वी से जो ऊंचाई पे जो माना गया अपने गैसियों का आवरण जो है ऊंचाई पे लगभग 1600 मीटर, 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर है उसकी ऊंचाई तक अपने गैस है, मतलब वायु का जो लेयर है जो 1600 किलोमीटर तक मानी गई है अपनी पृथ्वी से। और 1600 किलोमीटर में ही ये 6 मंडल है सबसे स्टार्टिंग का, फिर संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये 5 मंडल है वो 1600 किलोमीटर में। ठीक है, अपनी पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई में, ऊंचाई किससे नापते हैं, जैसे अपनी इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो समुद्र है, जो साइड में समुद्र है, समुद्र की जो नीचे की जो लेयर है जो बेसिन मैंने बताया था, वहां से समुद्र के लेयर से वहां से ऊंचाई नापते हैं। ठीक है, जो अपने ऊंचाई नापते हैं मीटर वगैरह में, किलोमीटर में, जो कोई भी अपने भूमंडल की किसी भी ऊंचाई को नापते हैं तो वो समुद्र तल की ऊंचाई से नापते हैं। जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो सभी महाद्वीपों, आपने देखा है महाद्वीप के जो सभी चारों ओर जलाशय मतलब जल है तो वहां पे जो सभी की जो इक्वल है बेसन, जो लेयर है नीचे तल बेसिन का वो सभी का शून्य है, सभी का जो लेयर है शून्य है। और वहीं से ही समुद्र तल से ही ऊंचाई नापती है किसी भी देश की, किसी भी भूमंडल की। अब देखो जैसे ये समुद्र तल है इस प्रकार है, यहाँ से इसकी शून्य है, यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ेंगे, यहाँ पे ऊंचाई में बढ़ेंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगी ऊंचाई, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे, तो स्टार्टिंग तो यहाँ से ही मानी जाएगी इसकी ऊंचाई, यहीं से नाप के ऊपर तक ले जाते हैं। और जो ऊंचाई को बढ़ते हैं तो समुद्र तल से ही नापते हैं, समुद्र तल से ही मानना उचित माना गया है यहाँ पे ज्योग्राफी में। ठीक है, वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, भूमंडल हो गया। अब बात करते हैं जीवमंडल की। ठीक है, जीवमंडल, जीवमंडल को लिथोस्फीयर कहा गया है। लिथोस्फीयर, ये लिथोस से बना है, लिथोस, ये ग्रीक भाषा का है। आपने देखा होगा ज्योग्राफी में ज्यादातर भाषाओं में ग्रीक भाषा का यूज किया जाता है। ग्रीक भाषाओं का यूज क्यों किया जाता है, भाई लैंग्वेज तो सभी है तो अपन ज्यादा प्राथमिकता ग्रीक भाषा को क्यों देते हैं, तो ग्रीक भाषा को इसलिए देते हैं क्योंकि ये मृत भाषा है, इस भाषा में अब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो जो भूगोल रहता है वो इस भाषा को इसलिए प्राथमिकता देता है जिससे कि अब नए नए जो भूगोल रहता है वो नामों में चेंजमेंट ना कर सके, जो एक निश्चित अर्थ के रूप में जाना जा सके, इसका नया कोई फेरबदल हो सके, इसलिए ग्रीक भाषाओं को यूज में लिया जाता है। तो लिथोस एक ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है पत्थर, लिथोस। ठीक है, ग्रीक भाषा का है लिथोस। ये जीवमंडल है, ये इसी प्रकार है, इसे ये हो गया अपना ये जलमंडल, ये हो गया स्थलमंडल, ये हो गया वायुमंडल। ठीक है, और ये हो गया जीवमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के मिलने के कारण ही जीवमंडल बना है। अगर इनमें से एक मंडल भी नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा, और जीवन संभव नहीं होगा तो जीवमंडल का निर्माण ही नहीं होगा। तो प्रमुख तो 3 ही मंडल है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और इन्हीं का सम्मिलित रूप है जिसकी वजह से जीवन यापन हो पाता है, जीव की उत्पत्ति हो पाती है, उनकी वृद्धि हो पाती है। तो इसी कारण ही जीवमंडल बना है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल।
जीवमंडल, जीवमंडल में लिथोस्फीयर यूज किया गया है, जिसे पत्थर कहते हैं। ठीक है, जीवमंडल में अपने जीवों के बारे में, बैक्टीरिया वगैरह सभी जीवों को यहाँ पर है, जो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के कारण ही हुआ है। ठीक है, ग्रीक भाषा का है जीवमंडल। एक है बायोम नाम आता है, बायोम, जिसका जीव से तात्पर्य है। ठीक है, ये अपने जो एनसीईआरटी है उसमें रोचक तथ्य ब्लॉक वगैरह में इनमें नाम दिया गया है, जिससे मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये इन्हीं का वर्डों का यूज किया गया है, किस भाषा का है, इनका अर्थ क्या है। मेरे हिसाब से आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई टॉपिक में या कोई बिंदु में आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं आगे एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है, और आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी में सर किसके लिए उपयोगी है, ये सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में आप 6th क्लास से ही है, आप ग्रेड होते चलोगे ना, तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको आगे जाके दिक्कत पैदा नहीं करेगी, क्योंकि आप 6ठी क्लास की नेगलेक्ट कर देते हो, 11वीं 12वीं उठाते हो, वहाँ पे टॉपिक आता है जीवमंडल। अब जीवमंडल को आप समझ नहीं पाओगे, जीवमंडल बना कैसे। तो ये 6ठी क्लास से ही, शुरुआत से ही ये एनसीईआरटी में अपने अच्छे से लिखा गया है, और ज्यादातर क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं यहीं से उठते हैं एनसीईआरटी में। जो आज का चैप्टर है पृथ्वी का परिमंडल, इसमें काफी जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन काफी ऐसे थे जो एक लाइनर जो अपने कॉम्पिटिशन में आते रहते हैं। तो ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू।